जिस प्रकार से आपने देखा था कि कुछ समय पहले यानी कि 24 तारीख को जिस तरीके से कालानी महल में वो जो घटना घटी थी जिसमें जो है आरपीआई और राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद ये माहौल काफ़ी गरमाया हुआ था। इसके बाद आरपीआई के भगवान भालेराव जी ने जो है इस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जो है प्रकट की थी और ये भी कहा था कि इस मामले में जिस तरीके से जो भी हुए हैं उसमें जो है अरेस्ट होना चाहिए लोगों को, जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में अभी जो है सोशल मीडिया में हाल ही में कल रात को काफ़ी चर्चा चल रही थी जिसमें बातचीत हो रही थी कि कमलेश निकम ने जो है पुलिस में सरेंडर किया है, लेकिन ये कहना है कि सरेंडर नहीं किया गया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है कल्याण से। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भगवान भालेराव जी जो मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस तरीके से जो है इस मामले को अब ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने मांग की थी कि जो घटना घटी थी कालानी महल में उसमें आपके भी कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट की गई थी, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं द्वारा भी मारपीट हुई थी जिसका जो है माहौल काफ़ी गरमाया हुआ था। अब जो है कमलेश निकम ने सिलेंडर किया है पुलिस में, ऐसा कहना है और आपका कहना है कि सिलेंडर नहीं उसे जो है गिरफ्तार किया गया, तो क्या है बात? कमलेश निकम अगर सरेंडर किया होता तो उसने एंटीसेप्टी बेल डाला नहीं होता। उसने एंटीसेप्टी बेल डाला है 26 तारीख को, उसकी तारीख थी 4 जज नहीं बैठने से उसको तारीख मिली है 9। कमलेश निकम पुलिस को चकमा देता रहा। मैंने पुलिस को बताया कमलेश निकम यहाँ पे बैठा है, आप उसको अरेस्ट करो। सीज़न में उसके भाई का फ्लैट है राजेश निकम का, उसमें वो बैठा था। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली, तो जानकारी मिलने के बाद मैंने सीनियर साहब से बताया। सीनियर साहब ने बोला ठीक है मैं आ जाऊँ। उन्होंने टीम अच्छी भेजी, नीचे तक जाने तक टीम को बताया नहीं गया किसको अरेस्ट करना है। फिर उधर से उन्होंने बताया क्या बाबा इधर जाके ऐसे ऐसे फ्लैट में जाके इसको अरेस्ट करके लाओ। तो सीनियर साहब का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है और उल्लासनगर पुलिस को उन्होंने अपना कानून दिखाया। पुलिस ने ये बताया कि कानून को कोई चकमा नहीं दे सकता है और कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और कानून को जो खिलवाड़ करता है उसको कैसी सज़ा मिलती है ये आपने देखा है नज़दीक से। और इतने सालों से कानून कानून के नाम से पैसा उकलना लोगों से और कानून को 10-10 केस का उसके ऊपर होने के बावजूद भी तड़ीपार के ऑर्डर रद्द करना, ये सब चीज़ आपने इतने सालों से कमलेश निकम और जो कालानी परिवार की जो गुनहगारी है, जो गुंडागर्दी है, उसके खिलाफ अपन ने जो मुहिम अभी छेड़ी है वो मुहिम का एक भाग है। और कमलेश निकम को अरेस्ट करवाया और अरेस्ट उसके भाई के घर से करवाया है। भगवान भालेराव जी, ये तो बात हो गई इस मामले को लेकर, जो है इसमें गिरफ्तारी भी अभी हो चुकी है। अब आगे जिस तरीके से जो कि फैसला होगा, क्या निर्णय होना वो देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है लोगों में जो कि इस हादसे के बाद गई, ये चर्चा है कि जब सत्ता में होते हैं तो जो है विरोध नहीं किया जाता, जब सत्ता के बाहर होते हैं तो विरोध किया जाता है। जिस तरीके से आपने कहा कि कालानी परिवार लगातार दहशत फैलाता रहा है, तो उसके बाद जो है अभी देखा जाएगा तो पिछले जो सत्ता थी महानगर पालिका में उसमें एक साथ विराजमान थे, महापौर आप उस समय उप महापौर थे। तो ये क्या तरीके की तस्वीर है? अगर एक साथ हैं तो विकास की यदि बात करें तो विकास तो कहीं पे भी शहर में इस वक्त भी नहीं हुआ। आपने 2 बातें कही, एक विकास और एक उनके साथ रहने की। जहाँ तक मैं डिप्टी मेयर था उन्होंने मेरे को मदद की थी, तो उन्होंने बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया था एमएलए चुनाव में, तो वो फूटने के कगार पे थे। उन्होंने मेरे को पूछा आप हमारे साथ आ सकते क्या? मैं बोला आने को तैयार है, लेकिन आप मुझे सपोर्ट देंगे तो मैं आऊँगा। और उनकी ज़रूरत थी क्योंकि उनको बीजेपी को नीचा दिखाने का था उस टाइम पे, वो बीजेपी का मेयर नहीं बनना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने शिवसेना और आरपीआई को मदद की। और आरपीआई और शिवसेना की युति 2017 में साथ में थी ना, बीजेपी के साथ मेरी युति थी, तो मेरी शिवसेना के साथ युति थी। शिवसेना महापौर बन गई, डिप्टी मेयर आरपीआई बन गई, उसको उन्होंने सपोर्ट किया है। तो वो युति को उन्होंने सपोर्ट किया तो साथ साथ दिखे। लेकिन जहाँ तक विकास की बात आप कर रहे हैं, तो विकास जितना हमारे महापौर जो मेरे कार्यकाल में हम साथ में महापौर थे, हमारे लीलाबाई आशान जी शिवसेना की थी और मैं डिप्टी मेयर, हमने आज जितना विकास किया है किसी महापौर और उप महापौर के कार्यकाल में इतना विकास नहीं हुआ है। जहाँ तक शहर के सब रास्ते अभी खुद ही लो ना, कालानी के सामने का रास्ता हमने ही मंजूर करके दिया है, महापौर और डिप्टी मेयर हम लोग रहने के बावजूद। तो ये सब मेरे वार्ड में आप जाके देखिए, 2017 या 2012 से जो मेरा वार्ड मेरे साथ है और जो 2017 में मेरे को जॉइंट वार्ड हुआ, वो आज देखो हनुमान नगर में जाओ आप कंक्रीट रास्ते से जाओगे,
पहला पैदल चलने के लिए मुश्किल थी। ये बात तो है कि शहर के बड़े बड़े जो है रास्तों का फंड पास हुआ है, कई बड़े बड़े रास्ते भी बने हैं और आने वाले समय में बनेंगे भी, लेकिन जो मूलभूत विषय हैं शहर के, डंपिंग ग्राउंड का विषय ले लो तो वो जो है ज्वलंत है, वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हो पाया, भले सत्ता में कोई भी रहा हो, आप भी रहे हो। फिर उसके बाद यदि बात करें तो शहर में धोखादायक इमारतों की, उसमें भी कोई निर्णय नहीं आ पाया। और उसके बाद अब जो टैक्स को लेकर जिस तरीके से लगातार बदलाव आ रहे हैं, लगातार जो बोझ आ रहा है, उसके ऊपर किसी तरीके के निर्णय नहीं है जो कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप डंपिंग के बारे में बोल रहे थे। डंपिंग का जो इशू है बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये महानगर पालिका के लेवल का इशू नहीं है, ये महाराष्ट्र सरकार के लेवल का इशू है। का इशू था, डंपिंग ग्राउंड का इशू शहर के लिए बड़ा नहीं था। पहला मेरे वार्ड में डंपिंग ग्राउंड था, वो ओवरफ्लो होने के बाद 5 नंबर में डंपिंग ग्राउंड गया। वहाँ के नागरिक लोगों को तकलीफ हो रही है, बात सही है। उसाटने में अपने को जगह मिला है। उसके बाद अभी सुनने में आया है बदलापुर साइड में किधर दो नगर पालिका और अपना एक साथ कचरा विलगीकरण होगा और वहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा, ये सुनने में आया। लेकिन ये हमारे लेवल का, नगर पालिका लेवल का इशू नहीं, ये इशू है महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेवल का। सीएम, डिप्टी सीएम और वो खाते का मिनिस्टर उसके ऊपर निर्णय ले सकता है और वो इशू बड़ा है। दूसरी बात, धोखादायक बिल्डिंग किसके कार्यकाल में बनी है पूरे शहर को मालूम है। किसने 20 रुपये स्क्वायर फुट से पैसा लिया और वो पैसा क्या किया, वो सब कुछ दुनिया को मालूम है। और वो जो बिल्डिंग है अभी जो 92 से 95 के बीच में जो बिल्डिंगें बनी वही तो आज की तारीख में गिर रही है। तो उसका इशू महाराष्ट्र सरकार ने हमारे सीएम साहब ने उठाया है और सीएम साहब ने अच्छी तरह से, उसके नगर विकास मंत्री वो खुद रहे हैं, तो ये इशू अभी लिया जल्दी। मेरे ख्याल से पिछले अधिवेशन में उसका जीआर आने वाले था, नहीं तो अभी आने वाले अधिवेशन के पहले जीआर आएगा, वो इशू ही ख़त्म हो जाएगा। रह गए दूसरा इशू, आपने क्या बोला था टैक्स को लेकर, जिस तरह टैक्स के लेके अभी सीएम साहब ने जो बढ़ा हुआ टैक्स को, लेकिन क्या हुआ है, उल्लासनगर शहर है ना, अपने लोग टैक्स बहुत कम दिखाते। अभी मेरा समझो ऑफिस का टैक्स आता है 1000 रुपया, लेकिन मेरा असलियत में 3 माला है, तो समझो मेरे को आना चाहिए था 3000 रुपया। तो वो लोग छुपाते हैं, जो भाड़े से देते हैं उसका भी छुपाते। तो ये जो छुपी चलने वाली है उसको भी थोड़ा पब्लिक ने ख्याल रखना चाहिए। और देखो, महानगर पालिका चलनी है तो गवर्नमेंट के पैसे से तो गवर्नमेंट पैसा तो नहीं देगी, लेकिन अपने को ही पैसा निकालना पड़ेगा। आपको टैक्स से पैसा आएगा अपना। देखो, किसी महानगर पालिका में, अभी कल्याण महानगर पालिका देखिए, उसमें से 80% पैसा टैक्स से आता है। तो टैक्स से आता है और पानी से पैसा आता है, वो पानी की वजह से और टैक्स की वजह से उसको महानगर पालिका चलती है। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा है, अपने पास टैक्स कम आ रहा है तो अपना विकास कम हो रहा है। अपने को निर्भर रहना पड़ रहा है पूरा महाराष्ट्र शासन के ऊपर। पगार के लिए अपने को जो पैसा आता है उसमें विकास करना पड़ता है। 1-1.5 कोटी रुपया अपने पास बचता है, उससे अपना शहर का थोड़ा बहुत विकास होता है। लेकिन अगर टैक्स नहीं होगा तो अपना विकास नहीं होगा। अभी जो बिल्डिंग का, धोखादायक बिल्डिंग का अगर जीआर आता है तो रीडेवलपमेंट में अपने पास बहुत पैसा आएगा, शहर का विकास होगा। लेकिन ये मैं मानता हूँ, शहर में 2 चीज़, एक रास्ता अच्छा नहीं था, रास्ते की वजह से और गुंडागर्दी की वजह से शहर से लोग भाग रहे, वो रुकाने के लिए आने वाले दिनों में हमको कोशिश करनी पड़ेगी, सब राजनीति हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से जो कि ये मामला हुआ था आरपीआई और राष्ट्रवादी का, तो उसमें जिस तरीके से दबाव आप लोगों द्वारा डाला गया राजनीति द्वारा, तो उसका एक निर्णय निकला। लेकिन शहर में कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज़ है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई है, अवैध जो धंधे हैं वो बढ़ गए हैं। तो ये ताकत उस समय क्यों नहीं दिखाई देती, ताकि जो शहर में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और जो एक्टिविटीज़ इलीगल चल रही है वो भी कहीं ना कहीं बंद हो। अभी हमने तय किया है, मैंने 2 तारीख को मोर्चा की बात की थी, लेकिन अभी अधिवेशन 19 तारीख से लगभग चालू होने वाला हो, तो 2-4 दिन के बाद, अधिवेशन के 2-4 दिन के बाद हम बड़ा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, हम और हमारे सहयोगी पार्टियां निकालेगी। क्योंकि शहर में जो अवैध धंधे और जो 2 नंबर के धंधे, आपने देखा नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चे, वो बटन कुछ नशे की दवाई आती है जो खुलेआम बिकती है और उससे यहाँ का क्राइम बढ़ता है। ये सब रुकाने के लिए हमको कुछ ना कुछ शहर के राजनीति लोगों ने ये करना चाहिए। ना राजनीति करके सामने आके, सब पार्टियां सामने आके शहर में ये सब जो अनलीगल धंधे चल रहे हैं उनको रोक लगाने के लिए ज़रूरी काम करना चाहिए। तभी अपना आने वाला भविष्य अच्छा रहेगा, अपने बच्चे अच्छे एजुकेशन ले सकते हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं और आने वाले दिनों में अपन अच्छा काम कर सकते हैं।
आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, चुनाव जो है देरी हो गई है, अब चुनाव जो है नज़दीक आ रहा है, जिस तरीके से बातें की जा रही है, जो जिस तरीके से माहौल बन रहा है राजनीतिक भी, तो ये देखने को मिलेगा कि बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उनकी जो जिस तरीके से एक मानसिकता रहती है वो रहती है हिंदुत्व की। आरपीआई की यदि बात करें तो अलग मानसिकता तरीके की रहती है, और जिस तरीके से उल्लासनगर शहर में यदि सत्ता की बात करें तो यहाँ पर राज्य में अलग सत्ता होती है, तो यहाँ पर पालिका में अलग सत्ता होती है। तो आने वाले समय में अगर परिस्थितियाँ बदलाव में आती है तो किस तरफ आपका झुकाव होगा? जिस तरीके से तस्वीर आपकी भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार आ रही है, शिवसेना के साथ लगातार आ रही है, वहीं रहेगी, या फिर परिस्थिति अगर बदलती, जिस तरीके से आपने कहा कि उस समय में भी उप महापौर और महापौर के लिए लड़ाई चल रही थी तो कालानी का समर्थन देना पड़ा, तो अगर परिस्थितियां बदलती है तो फिर जिस तरीके से आपने आरोप लगाए हैं कालानी पे, अगर वो आते हैं सत्ता में तो क्या उनके साथ रहना आप पसंद करेंगे, या फिर क्या रहेगा, क्या भूमिका रहेगी आरपीआई के आने वाले समय में? आरपीआई और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग अलग है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे केंद्र में, राज्य में और नीचे लेवल पे आरपीआई के साथ, बीजेपी के साथ हमारी सत्ता है। हमारे राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, लेकिन हमारी बाबा साहब की विचारधारा अलग है और भारतीय जनता की हिंदुत्व की विचारधारा है। लेकिन जहाँ तक किसी चीज़ का अगर अंतर कम करना है तो वो चीज़ को नज़दीक लाएंगे तो अंतर कम होगा, तो वही हमारे साहब ने विचारधारा का अंतर कम करने के लिए कोशिश की है। तो आने वाले महानगर पालिका चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, और अब भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी जो आएंगे, जैसे शिंदे साहब का गट आएगा और कुछ आएंगे, वो सब मिल के आने वाले दिनों में हमको भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी जो है, शिंदे साहब का शिवसेना है और दूसरी पार्टियाँ जो आएगी छोटी, और आरपीआई, ऐसे मिल के हम सत्ता में आएंगे। हम बहुमत में आने वाले हैं, किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं हमें। हम 100% सत्ता में बैठेंगे और अच्छे पद पे रिपब्लिकन पार्टी के लोग बैठेंगे। तो बहरहाल ये थे भगवान भालेराव जी, जिन्होंने जो है कमलेश निकम की गिरफ्तारी पर जो है खुलासा किया है कि जानकारी इन्होंने दी थी पुलिस विभाग को, जिसके बाद पुलिस विभाग ने जो है कल्याण से उनके भाई के घर से उन्हें अरेस्ट किया और अन्य मुद्दों पर भी इन्होंने अपनी राय रखी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस प्रकार के नतीजे सामने आते हैं और आते आते चुनाव तक शहर की राजनीति किस तरफ मोड़ लेती है।